So quantum numbers are the set of numbers which are made by us only to describe the complete address of an electron. ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं. एड्रेस मीन्स what is the shell of an electron, in which subshell electron is present, in which orbital of the subshell electron is present, and what is the spin of an electron in the orbital. Either it is in clockwise direction और इन इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपको मालूम है सभी बच्चों को जो अर्थ है हमारी अराउंड द सन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है. सिमिलरली अराउंड द न्यूक्लियस इन विच पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द सेम टाइम they also revolve around its axis also. इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर दो तरह के स्पिन रखता है. एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा जस्ट लाइक द प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड सेकंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल्सो जस्ट लाइक द अर्थ. अर्थ सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है. तो देखिए आपने पढ़ा हुआ है शेल के बारे में. देयर आर 4 सब शेल, शेल्स में बी नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. As Bohr suggested, K, L, M, N and so on. And there are 4 subshells. वो और भी सकती हैं, बट इन योर सिलेबस यू लर्न अबाउट 4 सबशेल लाइक एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल. ऑर्बिटल, एस सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स. जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था तो आपसे थोड़ा बहुत जिक्र किया था इनके बारे में. ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स का आपको करके दिखाया था. डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स. ये तो बात आपको पता है ना. एस सबशेल कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, पी सबशेल कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6, डी सबशेल हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 एंड एफ सबशेल हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो बच्चे जल्दी से आंसर क्या कर देते हैं? 10. डी तो बेटा सबशेल है. इस सबशेल में, इस डी सबशेल में देखिए 5 ऑर्बिटल्स हैं. तो कोई सा भी सबशेल हो, हर सबशेल के ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको एस में दिखाऊं तो एस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वन इज क्लॉकवाइज and second is anti-clockwise. First is clockwise and second is anti-clockwise. Like in p subshell there are total 6 electrons, 1, 2, 3. हर ऑर्बिटल में until 1 electron will not be singly filled, pairing will not be started. जैसे मान लीजिए तमीज भी है भाई, ये तमीज की बात भी है कि अगर कोई 3 लोग बैठे हुए खाना खाने, तो पहले आपके पास ऐसे 3 रोटी हैं तो 3 ब्रेड आपके पास है, तो क्या करोगे? सबको पहले एक एक दोगे ना. ये ना पहले वाले में दोनों, पहले वाले की थाली में दोनों रख दोगे. सो इट शुड बी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब 4th इलेक्ट्रॉन है तो इधर, देन 5th, देन 6th. तो ये जो पी का एक ऑर्बिटल है बच्चों, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? ओनली 2. तो ध्यान रखेंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं.
क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, इन अ डी ऑर्बिटल, इन अ एफ ऑर्बिटल, इन अ पी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछेंगे तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। अब डी की हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे डी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप देखिए समझ पा रहे होंगे एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने 40, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं 2, तो 2 डिवाइडेड 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया बेटे 7। सो सिमिलरली एफ सबशेल हैज 7 ऑर्बिटल्स, क्योंकि किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से इसमें 40 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गो इन ईच ऑर्बिटल फर्स्ट, किसी भी सेम सबशेल में, जैसे कि एफ सबशेल है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होती बच्चों जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड ना हो जाए। अब यहाँ पे पेयरिंग किससे स्टार्ट होगी 8 से होगी, and this is a rule called Hund's rule of maximum multiplicity. This rule is called Hund's rule, कि किसी भी सेम सबशेल में या किसी भी सेम सबशेल के एक ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि उस सबशेल के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड ना हो जाए। दिस Hund's रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एस सबशेल, क्योंकि उसमें तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक जब भर दोगे दूसरे से पेयरिंग स्टार्ट हो ही गई। पी में ये एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू Hund's रूल इन अ पी सबशेल पेयरिंग विल स्टार्ट विद 4th इलेक्ट्रॉन, इन डी सबशेल पेयरिंग विल स्टार्ट विद 6th इलेक्ट्रॉन, in F subshell pairing will start with 8th इलेक्ट्रॉन। और जैसे आपको यहाँ बात हो रही है स्पिन की, तो आप देख पा रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आज की तारीख में भी बच्चों ये बात कंफर्म नहीं है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो हम ऐसा भी बना सकते हैं, कोई हमें गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात अभी कंफर्म नहीं हो पाई है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे ये एस सबशेल है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिल करना है तो यू कैन फिल इन दिस वे और इन दिस वे, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बात पक्की, अगर आपने पहला एंटी क्लॉकवाइज बनाया है तो सेकंड हैज टू बी इन क्लॉकवाइज। यहाँ अगर फर्स्ट आपने क्लॉकवाइज बनाया है, सेकंड शुड बी हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है या जो ऑर्बिटल मोमेंटम है वो क्या होता है 0 होता है। तो कैसे होता है 0, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब देखो ये एड्रेस क्यों है इलेक्ट्रॉन का वो समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे बताता है। अब जैसे आप लोग कहाँ रहते हो, आप रहते हो सभी बच्चे किसी स्टेट में, भाई एड्रेस में आप जनरली इंडिया नहीं लिखते हो, है ना, इतना तो अंडरस्टूड है कि भाई स्टेट का लिख दे तो चिट्ठी आपकी पहुंच जाएगी। तो शेल बता रहा है आपकी स्टेट के बारे में, यूपी में आप रहते हो। सबशेल बता रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आप रामपुर में रहते हो। ऑर्बिटल बता रहा है आपकी लोकेलिटी के बारे में कि आप आवास विकास में रहते हो। और कौन सा हाउस नंबर है साहब वो कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा आपका हाउस नंबर कितना है। तो भाई अगर ये सारी बातें पता हो तो चिट्ठी पहुंच जाएगी ना। आपका हाउस नंबर, आपके एड्रेस पर चिट्ठी पहुंचानी हो, कोई पार्सल पहुंचाना हो तो आपका स्टेट पता होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए उस स्टेट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या लोकेलिटी आपकी है वो पता होना चाहिए, और क्या आपका मकान नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। या ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर आवास विकास बहुत छोटा एरिया है
तो आपका नेम अगर पता है तो भी चिट्ठी आपके पास पहुंचे, लेकिन आपका एड्रेस किसी दूसरे का एड्रेस नहीं हो सकता। किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस किसी दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। इसीलिए जो क्वांटम नंबर्स हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस के बारे में ही हमें बताते। मैं चलिए स्टार्ट करता हूं। वी हैव टू learn 4 set of quantum numbers, which is first is called principal quantum number. Principal quantum number, it is also called main quantum number, और हिंदी में इसे बोल दिया करते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमने खुद अपनी कन्वीनियंट के लिए बच्चों बनाए हैं भाई, ये किसी ने हमें आगे नहीं बताया भाई लो क्वांटम नंबर ले लो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बदल जाएगा, ये हमने खुद ही डिसाइड किया है। कैसे? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट टेल अस अबाउट द शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन की शेल कौन सी है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, वो हमें सब शेल के बारे में बताएगा। और ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगी बच्चों, इट हैज टू बी अ इंटीग्रल वैल्यू, जिसमें से जो जीरो है वो एक्सक्लूड करना होगा, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं है उसमें। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जब जीरो नहीं है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये शेल का नंबर हो सकता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल n। ठीक है। अच्छा, जब हमें शेल के बारे में पता चल गया तो जाहिर सी बात है जो बोहर्स ने, जो नील्स बोहर ने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की या शेल की जो रेडियस है वो पता करने के लिए फॉर्मूला बताया था 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर। तो जब हमें शेल पता चल गया, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, तो उस शेल की वैल्यू n की जगह लगा देंगे। वी विल कम टू नो द रेडियस ऑफ द शेल और द रेडियस ऑफ द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। तो जब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया, शेल पता चल गई, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि रेडियस कितनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जब आपको रेडियस पता चल गई तो उसके बाद हमें बोहर ने यह भी बताया था किसी भी nth शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, -2 पाई स्क्वायर m e पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 आप लगा सकते हो। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, स्मॉल n शेल का नंबर है, और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है विच इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और इसको सिंपल फॉर्म में नील्स बोहर ने हमें ऐसे भी बताया था -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर जूल। जहां पर n जो है वो शेल का नंबर है, अगर फर्स्ट शेल है तो n की जगह 1 लगा दो, 2 लगा दो। जैसा यहाँ पे बताया गया कि इंटीग्रल वैल्यू होगा
एन की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल, ऐसा नहीं होगा 1.5 1.2 या 2.7, ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगी, होल नंबर होगा, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर पता चल जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है तो उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी निकाल सकते हैं जिस पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है 52.9 इंटू एन स्क्वायर से। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं जो सेकंड शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है। और जब हमें ये बात पता चल गई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है तो उसमें हम नंबर ऑफ सबशेल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स भी हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे भाई, नंबर ऑफ सबशेल्स कैसे निकाल पाएंगे हम, एन स्क्वायर से निकाल पाएंगे। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एन की वैल्यू 1 है, यानी कि फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 1 स्क्वायर, यानी कि कितनी जाएगी 1। आपको मालूम है, देखिए ऐसे लिखते थे आप लोग 1s2 2s2। अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में फिल करते थे ना। तो देखिए n इक्वल टू 1 में कितनी सबशेल है, एक ही तो सबशेल है, s सबशेल। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे n इक्वल टू 2 हो बच्चों, तो क्या करोगे 2 का स्क्वायर कितने आ गए 4 सबशेल्स हो गई, है ना, कितने हो गए 4 सबशेल हो गई आपकी। तो नंबर ऑफ सबशेल नंबर ऑफ सबशेल्स को निकालेंगे इक्वल टू n, गलती इट शुड बी n। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर पता कर सकते, सबशेल ऑर्बिटल्स पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबशेल्स कितनी होगी 2 होगी, देखो आप कौन कौन सी 2s and 2p। यहाँ पे 1 सबशेल है कौन सी 1s, यहाँ पे सबशेल कौन कौन सी है 2s और 2p। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपके पास 3 है तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी n इज इक्वल टू कितनी होगी 3 सबशेल्स होगी। जैसे आप क्या लिखते हो नेक्स्ट 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। तो आप समझ पा रहे हो कि 3 सबशेल्स यहाँ पर बेटा होगी। कौन कौन सी सबशेल्स होगी, एक तो हो गई 3s सबशेल, एक हो गई 3p सबशेल और एक हो गई 3d सबशेल। किसी भी शेल में सेम नंबर ऑफ सबशेल्स परमिटेड होती हैं। जैसे फर्स्ट शेल है तो उसमें केवल एक ही सबशेल परमिटेड होगी 1s। अगर सेकंड शेल है तो उसमें 2 सबशेल्स परमिटेड है 2s एंड 2p। और अगर थर्ड शेल है तो उसमें सेम नंबर में सबशेल्स होंगी 3, दैट इज 3s 3p एंड 3d। और इसी तरह से बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर से हम पता कर सकते हैं। एन यहाँ पर क्या है, शेल का नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए एन इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 ऑर्बिटल, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। तो कितने ऑर्बिटल हो गए, देखो आप एक ही तो ऑर्बिटल होगा फर्स्ट शेल में। अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए, देखो आप, एक तो हो गया 2s का और 3 ऑर्बिटल किसके हो गए 2p के हो गए। तो टोटल ऑर्बिटल कितना आ गए 4 आ गए। 1 ऑर्बिटल इज ऑफ 2s एंड 3 ऑर्बिटल्स आर ऑफ 2p। तो किसी भी शेल का नंबर अगर हमें पता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे, वो कितने होंगे इक्वल टू n। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे उस शेल के अंदर n स्क्वायर। और ये बात भी नील्स बोर ने हमें बताई थी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ शेल वो भी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a shell can also be calculated by the formula 2n square। आपको मालूम है अगर शेल का नंबर 1 होगा
तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम? 2 into 1 square दैट इज 2। अगर शेल का नंबर 2 है तो 2n स्क्वायर यानी कि 2 into 2 स्क्वायर 8। थर्ड शेल है तो कितने होंगे बच्चों? 2 into 3 स्क्वायर यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। चेक भी कर लेते हैं, देखो जैसे n इक्वल टू 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, ये 1 है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम। n इज इक्वल टू 2 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 2p में। सिमिलरली अगर थर्ड शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए आपके 3s में, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे 3p एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे 3d। इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल आपको मिल जाएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या बात पता चली? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा शेल के बारे में, विच विल बी अ इंटीग्रल वैल्यू, इसमें 0x इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 1 हो सकता है शेल का नंबर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब हमें जब शेल का नंबर पता चल गया तो नील्स बोर ने हमें बताया हुआ था कि भाई हम रेडियस पता कर सकते हैं ns शेल की, तो 52 into n स्क्वायर पिकोमीटर। इसी तरह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये जो आप एनर्जी देख रहे हो बच्चों, ये फॉर्मूला कई बार जेईई में पूछा गया है डिफरेंट ईयर्स में। कभी e की पावर 2 कर देते हैं, यहाँ पे केवल z छोड़ देते हैं, पूछते हैं विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सब शेल, इन द शेल। तो यहाँ पे आप उसको देख लीजिए, 2 पाई स्क्वायर m की पावर 4 z स्क्वायर, सब जगह स्क्वायर है, बस दो ही जगह नहीं है, एक m पर और एक e पर, ठीक है। और साइन माइनस का जरूर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो फर्स्ट शेल में होती है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा न्यूक्लियस के उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी। और अगर इस n की जगह आप इंफिनिटी रख दें तो n की वैल्यू क्या, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फार अवे इंफिनिटी पर है तो उसकी एनर्जी कितनी है? 0 है। और जब वो किसी भी शेल में एस्टैब्लिश्ड होगा तो उसको वर्क करना होगा, और उस वर्क करने की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव होती जाती है। इसी तरह से किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ सब शेल कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू n। तो अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगी 1s। अगर n इक्वल टू 2 तो उसमें 2 सब शेल्स होंगी, कौन कौन सी? 2s एंड 2p। अगर थर्ड शेल है तो उसमें 3 सब शेल होंगी, 3s 3p और 3d। और अगर n इक्वल टू 4 है तो उसमें 4 सब शेल्स होंगी, कौन कौन सी? 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। सिमिलरली किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर के हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट शेल है तो एक ही ऑर्बिटल होगा, 1s का एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर सेकंड शेल है तो 2 ऑर्बिटल्स, सॉरी 4 ऑर्बिटल्स होते हैं 2 स्क्वायर, एक ऑर्बिटल 2s का और 3 ऑर्बिटल्स 2p के, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। और किसी भी शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नील्स बोर्स ने हमें बताया था 2n स्क्वायर फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेल अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? 2। सेकंड शेल है तो 8, और अगर थर्ड शेल है तो 18, और अगर फोर्थ शेल है तो 2n स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 16 into 2 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी बातें हमें किससे पता चल रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल के बारे में। अगर सब शेल की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 5 है तो उसमें 5 सब शेल्स होंगी बेटा, 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा और 5g होगा। अगर n इक्वल टू 6 होगा तो 6 सब शेल्स होंगी, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h। तो जितना भी शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, शेल की वैल्यू होती है, उतनी नंबर ऑफ सब शेल्स परमिटेड होती हैं। नाउ वी गो फॉर सेकंड क्वांटम नंबर which is azimuthal quantum number। बच्चों को थोड़ा प्रोनाउंशिएट करने में दिक्कत होती है तो उसको एजिमुथल क्वांटम नंबर बोल देते हैं, या इसको हम कहीं कहीं आपको सब्साइडरी क्वांटम नंबर भी लिखा मिल जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर आपको ऐसा मिलता है।
बट अगर कहीं मिले तो आप समझ जाइएगा दे आर टॉकिंग अबाउट द एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो एजिमुथल और सबसाइडरी क्वांटम नंबर एक ही बात बच्चों रहेगी, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा था, शेल के बारे में बता रहा था, और इसी तरह जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इट विल टेल अस अबाउट सब शेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी सब शेल है, ये हमने खुद डिसाइड किया हुआ है। देखिए अगर एस सब शेल है तो उसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमने 0 डिसाइड की हुई है। पी सब शेल है उसके लिए 1 डिसाइड की हुई है। डी सब शेल है उसके लिए 2 डिसाइड किया हुआ है। एफ सब शेल है उसके लिए 3 डिसाइड किया हुआ है। जी सब शेल है उसके लिए 4 डिसाइड किया हुआ है। एच सब शेल है उसके लिए 5 डिसाइड किया, ये हमने खुद डिसाइड किया है। यानी कि अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है 3s, तो यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है n की वो तो हो जाएगी 3। शेल कौन सी, ये थर्ड शेल है। और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है या सब शेल की वैल्यू कितनी जाएगी, s के लिए देखो कितना बच्चों 0 है तो 0। यानी कि कहीं अगर आपको n की वैल्यू ऐसे दे रखी है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब कौन सी शेल हो गई, फोर्थ शेल हो गई। और p का मतलब सॉरी l की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो कौन सी सब शेल हो गई, p सब शेल हो गई। तो इट शुड बी 4p ओवर हियर। ठीक, तो ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है ये हमने खुद डिसाइड की हुई है, और ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें एक तो सब शेल के बारे में बताएगा, दूसरा ये हमें बताता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। कई बार क्वेश्चन आता है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डेजिग्नेट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताएगा, साथ ही साथ ये हमें सब शेल के बारे में बता ही रहा है और सब शेल की फिर एनर्जी भी बताएगा। ये सब शेल की एनर्जी भी बताता है, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी हम निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला h अपॉन 2 पाई अंडर रूट l प्लस। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is determined by azimuthal quantum number, and the formula to calculate orbital angular momentum is under root, first we write h upon 2 pi, h upon 2 pi under root l plus 1 under root l plus 1। यहां पर जो h है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड, एंड द l is the value of azimuthal quantum number which is 0 for s subshell, 1 for p subshell, 2 for d subshell and 3 for f subshell। ये बेटा हमारे द्वारा डिसाइड किए गए नंबर्स हैं कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस सबशेल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और जी आ जाएगा तो 4 और अगर एच आ जाएगा तो 5 रहती है। ये हमने खुद डिसाइड किया हुआ है। तो ये तो बात रही आपसे एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में जो हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। Now we go for certain example, like I take the example of 3s1।
तो देखिए 3s1 में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना हो गया 3। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, शेल के बारे में बताता है। एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0, क्योंकि एस सब शेल है, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों 0, यहां से हमने लिखी है। अगर ये कुछ इस तरह से होता 4p2 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 4, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी पी सब शेल के लिए 1। देखिए यहां से मैंने लिखा पी के लिए 1। अगर ये कुछ इस तरह से होता 5d6 इस तरह से कुछ होता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 5। यहां से पता चल रहा है जो हमें शेल के बारे में बताएगा। और फॉर डी सब शेल द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2, ये हमने खुद डिसाइड की हुई है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो 4f1, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4 और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। अगर कुछ उल्टा ले लें, उल्टा इन द सेंस कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हो और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी तो आपसे सबशेल जान सकते हैं। तो 5 तो हो गई शेल, और 5 शेल की कौन सी सबशेल हो गई, देखो एल की वैल्यू कितनी है 0, तो कौन सी सबशेल हो गई एस सबशेल हो गई। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, आपको दिया हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया हो आपको 2, तो कौन सी सबशेल हो गई 4। और आप देखिए एल की वैल्यू 2 किसके लिए बच्चों, डी के लिए है 4d। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन सा आएगा वो हमें नहीं पता चल पा रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर से, तो वो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर के बारे में जो कि कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, से डिनोट करते हैं। नाउ वी गो फॉर थर्ड क्वांटम नंबर व्हिच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय mn। ये सब स्क्रिप्ट में जो है वो l बना दिया जाता है इसको डिनोट करने के लिए। तो आपने जैसे देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से हमें क्या पता चलता है बच्चों, शेल के बारे में, कौन सी शेल है इलेक्ट्रॉन की। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला था, कौन सी सबशेल है इलेक्ट्रॉन की। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिटल है, उस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिटल है। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 2l + 1। जैसे अगर s सबशेल है बच्चों और s सबशेल का मतलब हो गया इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 2 × 0 + 1 = 1। 2 + 0 2 × 0 तो 0 हो गया, +1 कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि s सबशेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल है और उसको ऑन पेपर हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। अगर हमारे पास p सबशेल है तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू हमने कितनी मानी हुई थी 1। देखो मैं फिर बताता हूँ, ये क्वांटम नंबर हमने खुद डिसाइड किए अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो p के लिए, p सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके लिए अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालोगे तो कितना आएगा 2 × l, l यहां से ले रहा हूं कितना आ गया 1। p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी है 1 + 1, तो 2 × 1 + 1 कितना आ गया बच्चों 3। यानी कि जो p सबशेल है उसमें बच्चों 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से, राइट। अच्छा अगर हमारे पास सबशेल हो d तो d सबशेल में l की वैल्यू कितनी मानी है हमने 2, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकाल पाओगे 2 × 2 + 1 = 5। यानी कि जो d सबशेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 5 होंगे, राइट। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो शेल के बारे में बताएगा, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें सबशेल के बारे में बताएगा, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताएगा स्पेस के अंदर। इट आल्सो टेल अस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में बच्चों में मिलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डेजिग्नेट, उसमें ऑप्शन में अगर दिया हुआ है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस, इसका क्या मतलब हुआ, जो ml है ना, ml की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, l पे डिपेंड कर रही है, देख रहे हो आप, ml की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, l पर। यहां इसका मतलब क्या है, l इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू एल प्लस 1 का मतलब 1, 1 का मतलब बच्चों 1 वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि s सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिफॉर्म है, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है s सबशेल के अंदर। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं इसको मैं इस तरह से आपको इलेबोरेट करता हूं, इसके बारे में डिटेल में फर्दर मैं फिर बात करूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये अभी अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो उसमें ये एस सबशेल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ये कैसे पता चला, यहां से पता चला कि जो ml की वैल्यू है वो कैसे निकाल पाते हैं, 2l प्लस 1 से। l यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है और s सबशेल के लिए अगर 2 इंटू 0 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। इस 1 का सिग्निफिकेंस ये है, दिस डिनोट्स अबाउट द 1 वैल्यू, यानी कि यूनिफॉर्मिटी। ये जो s सबशेल का स्फेरिकल शेप है वो इस तरह से हमने पता कर पाए कि भाई इस सेंटर पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी डायरेक्शन में कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो ऐसा बच्चों तभी तो पॉसिबल हो सकता है जब एस सबशेल का शेप कैसा हो, स्फेरिकल हो। जिसका में तो पॉसिबिलिटी है किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आप, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है सभी डायरेक्शन में कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, जहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, 3 पी सबशेल के लिए, वहां पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 प्रोबेबिलिटीज हैं। कौन कौन सी हैं, px along x axis, py along y axis और pz along z axis। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज हैं p सबशेल के लिए, वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है p सबशेल के अंदर, इट इज पॉसिबल इन 3 डायरेक्शंस एंड दीज 3 डायरेक्शंस आर px, py, pz। ये px, py, pz जो है बच्चों, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये इसके 90 डिग्री पर, ये इसके 90 डिग्री पर, ये इसके 90 डिग्री पर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जब हम शेप्स के बारे में बात करेंगे तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तो और डिटेल में बात करेंगे। और इसी तरह से देखो आप डी सबशेल के लिए अगर ml निकालना हो तो क्या करोगे, 2l प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 5। 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब 5 ओरिएंटेशंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज इन 5 डायरेक्शंस एंड दीज डायरेक्शंस आर नेम्ड एज dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, number of orbitals in a subshell. It tells us about number of orbitals in a subshell which can be determined by the formula 2l plus 1। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन l। l मींस एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जैसे s सबशेल है तो उसके लिए 2 इंटू 0 प्लस 1 करोगे, यहाँ पे l के लिए 0 लगा तो कितना है, 1 वैल्यू। 1 वैल्यू का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई द शेप ऑफ s एटॉमिक ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो बताता ही बताता है किसी भी सबशेल में, और साथ ही साथ उस सबशेल का शेप भी बताता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ अ सबशेल, राइट। ये हमें सबशेल के शेप के बारे में भी बताता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, राइट। वो इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू है ml की, वो डिपेंड करती है l पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ml की वैल्यू अगर 1 आती है s सबशेल के लिए तो केवल एक वैल्यू पॉसिबल, दैट इज 0। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं ml की जो वैल्यूज हैं वो -L2 प्लस l लाई करते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए जरा। यानी कि अगर s सबशेल है, इफ वी हैव s सबशेल, तो s सबशेल के लिए, फॉर s सबशेल
we have the value of L is equal to 0, यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है एस सबशेल के लिए वो कहां से कहां लाई करेगी, -L to +L। तो अब आप -0 लिखो, 0 लिखो, +0 लिखो, सारी बातें एक एक आप घर में जाके बताओ मेरे +0 मार्क्स आए, तो घर वाले समझ जाएंगे भाई 0 तो आए। आप ज्यादा स्मार्ट मत बनो कि +0 बताओ, और आप बताओ कि मेरे फ्रेंड जो है उसके तो -0 आए। आपको क्योंकि अपने मार्क्स से प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो अपने उस दोस्त से प्रॉब्लम है जिसकी मम्मी हमेशा तारीफ करती रहती है, देखो कितना अच्छा पढ़ने में, कितना अच्छे पढ़ने में। तो अगर दोनों के 0 आएंगे तो आप क्या कहोगे, मम्मी मेरे +0 उसके -0, लेकिन मतलब क्या है, दोनों के 0 है, राइट। तो अगर -L to +L की बात करो तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, और विच वैल्यू विल बी 0 फॉर एस सबशेल। अभी मैं इसका मीनिंग बताऊंगा आपको। पी सबशेल के लिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल है बच्चों, 3। अभी आपको बताया था -L to +L, L कितना है पी के लिए 1, तो कौन कौन सी वैल्यूज है, -1, 0, +1। डी सबशेल के लिए कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 5। कहां से कहां लाई करेंगे, -L to +L, और डी सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, तो इसलिए -2 से +2 लाई करेंगे, यानी कि -2, -1, 0, +1 and +2. Now I will tell you how you will apply in the problem, right? I take one example of 3s2। तो बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर एस सबशेल के लिए 0, और जो ml की वैल्यू है इट लाइज फ्रॉम -L to +L। तो क्योंकि l यहाँ पे 0 है तो आप कैसे निकालते हो ml, 2l + 1, यानी कि 2 × 0 + 1 = 1। 1 वैल्यू का मतलब कितनी वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी 0, राइट। अगर हमारे पास 3p1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, और ml की कितनी वैल्यू पॉसिबल है आपके पास, 3 वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि 2 × 1 + 1 जब करोगे 3 वैल्यूज, कौन कौन सी, -1, 0 और +1। अब आप सीखो, देखो जो बात आपकी समझ में अभी तक नहीं आ रही है अब वो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपसे बात करें 3p1। 3p1 का बच्चों मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे बात कर रहा है ये, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ml की एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी है, -1, यानी कि इसमें जो ml की वैल्यू है वो कितना लिखोगे 3p1 के लिए, -1। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपके पास है 3p4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पी सबशेल के लिए 1, और इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल है ना, -1, 0 और +1। अब आपसे फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है बच्चों, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए ml की वैल्यू एग्जैक्ट लिखनी है आपको, कितनी हो गई, -1, यहां से पता चलता। अगर ये कुछ इस तरह से होता, मान लीजिए ये कुछ इस तरह से होता, मैं दूसरा ले लेता हूँ सबशेल, आपके पास ले लेता हूँ मैं 4p ले लेता हूँ, 4p5 ले लेता हूँ आपके लिए, 4p5 बच्चों, राइट। तो देखो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर पी सबशेल के लिए कितना हो गया 1, और देखो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के बारे में आ रही, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही, तो ml कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। मैं इसको रिवर्स तरीके से आपको बताता हूँ। आपको दिया हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको दी गई हो 1, और ml दिया हो बच्चों +1। तो आपसे पूछे बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में या कौन से ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही, तो फोर्थ का मतलब फोर्थ शेल हो गई। आपको मालूम है एस सबशेल के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, ये तो बात हुई। तो ये L की वैल्यूज है, तो L कितना है 1, यानी कि P सबशेल हो गई P। अब +1 की बात हो रही है, +1, यानी कि P के लिए 3 वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 0 और +1, क्योंकि जो ml की वैल्यू है वो -L to +L लाई करती है, -1, 0, +1। अब देखिए +1 में तो 2 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी बेटा यहां हो सकती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यानी कि ये ml = +1 का मतलब है यहाँ पे जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी ml की वैल्यू +1 है,
और जो 6th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी ml की वैल्यू +1 है। तो यानी कि अभी एक क्वांटम नंबर की जरूरत और हमें पड़ रही है, उसके लिए मैं जाता हूं विच इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे कि हमें पता चल पाए कि ये 3rd इलेक्ट्रॉन है या 6th इलेक्ट्रॉन है। राइट, बहुत आसान सी बात। देखो ये तो सबसे आसान वाला क्वांटम नंबर आ गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। इसको हम ms से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ बुक्स में s भी लिखा होता है। और ये बताया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन, देखो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो दो मोशन कर सकता है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, और दूसरा क्लॉकवाइज। अगर किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक, अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अर्थ की तरह अपनी न्यूक्लियस पे भी, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करेंगे और अराउंड द न्यूक्लियस भी रोटेट करते हैं जैसे अर्थ करता है। राइट, तो इसलिए बताया गया अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए ms को कैसे इंडिकेट करोगे, +1। और कुछ बुक्स बताती हैं कि एरो भी ऐसे लगा दो, इसका मतलब है क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या, -12 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, उल्टा हो गया, ms शुड बी -12 फॉर क्लॉकवाइज एंड +12 फॉर द एंटी क्लॉकवाइज। कुछ उल्टा नहीं हुआ है, आज तक ये पता नहीं कर पाए कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +12 या एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे बता दो। आज तक हम ये नहीं बता पाए कि भाई एस सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है पहला वो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये हम आज तक पता नहीं कर पाए। लेकिन एक बात डैम श्योर है कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज बनाया तो दूसरा 100% फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज बनाया है तो दूसरा 100% एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए यूनिवर्सली तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो ऐसा पढ़ा देते हैं कि भाई क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन तो +12 और एंटी क्लॉकवाइज हो तो -12। लेकिन आप बात को ब्रॉड टर्म में समझ लो, आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहला वाला क्लॉकवाइज बनाए तो दूसरा 100% एंटी क्लॉकवाइज, या दूसरा पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा 100% क्लॉकवाइज। देखो अब हम कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हमें यहाँ पे ms भी दिया होता, अगर हमें ms भी दिया होता +12, तो देखो बेटा शेल तो पता चल गई, 4th सब शेल पता चल गई p, और ml का मतलब 1 का मतलब है या तो इलेक्ट्रॉन होगा 3rd या होगा 6th। अब क्योंकि ms +12 है तो क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 1st 2nd 3rd। यानी ये बात, ये हुन्स रूल कहलाता है बेटा कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन p सबशेल के अंदर भरने तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों ऑर्बिटल में सिंगली फिल्ड होंगे 1 2 3। तो कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, 3rd इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। सो यू कैन राइट ओवर हियर 3p3। राइट, अब मैं कुछ बहुत अच्छे से एग्जांपल आपके ले रहा हूँ, बिल्कुल चीजें क्लियर क्रिस्टल आपको होने वाली है, ध्यान से सीखेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 4s1, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। n हो गया 4 और l यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया, s के लिए 0 और ml की जो वैल्यू है वो एक ही वैल्यू होती है, 2 × 0 + 1, एक वैल्यू s सबशेल के लिए क्या होगी, 0 होगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है बच्चों, ये वाला है, ये वाला है, तो ms क्या लिख सकते हो, +12। जो बच्चा -12 भी लिखेगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आज तक डिसाइड नहीं है कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, मोस्टली आपको टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हुए मिलेंगे कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज ही मान के चलेंगे। तो अगर इसको कोई -12 भी लिखता है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं समझ जाऊंगा बच्चे के पास ब्रॉड सेंस में कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, 4p5 में ले लेता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आपको मालूम है s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3। अब क्योंकि p सबशेल तो l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 हो गई। ml कैसे निकालते हो, ml आप पता करते हो 2l + 1, 2 × 2 + 1 यानी कि 3। का मतलब क्या, 3 वैल्यूज कौन कौन सी,
-1 0 और +1, यानी कि इस तरह की कोई कंडीशन है पी सब शेल के अंदर, ये तीनों ऑर्बिटल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 फिफ्थ, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो आप इसके लिए ml की वैल्यू कितनी बताएंगे, एग्जैक्टली 0। सेकंड इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए ml की वैल्यू कितनी है, 0 है। और जो ms है वो क्या आएगा, -1/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। इस तरह से एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए, मैं आपके लिए लेता हूं 3d6 का एग्जांपल लेता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 और देखो आप L की वैल्यू डी सबशेल कितनी, 2। वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और बात कर रहे हैं हम D के 6 की। आपको मालूम है D कैसे निकालोगे, ml कैसे निकालोगे D के लिए, 2 × 2 + 1 यानी कि 5 वैल्यूज, और ये 5 वैल्यूज कहां से कहां लाई करती है, -L2 + L। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो 5 वैल्यूज हैं वो -L2 + L लाई करती हैं, राइट। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स आ गए, और ये ऑर्बिटल्स में जो वैल्यूज हैं -2 2 +2, तो ये 0 हो गया, ये +1 और ये +2, जो 5 वैल्यूज है वो ये हो गई इस तरह से। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 6 की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। कलर चेंज कर रहा हूं, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन का कलर चेंज रहेगा, ग्रेड नहीं है जो रंग बदल देगा, राइट। ये आपको बेस्ट तरीका निकाला गया कैसे बताया जाए। शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं sp_df, और sp_df में फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट चला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस जो है शेल में रिवॉल्व करता है, नो। आज की तारीख में इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ये जो 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं इनके अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ml की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली -2, और ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -12 एंटी क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल आपके लिए ले रहे हैं, फिर मैं रिवर्स सिखाऊंगा आपको। ये मैंने ले लिया 3d5, मैंने ले लिया 3d3 ले लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर डी सबशेल के लिए 2, और 3d3 के बारे में बात हो रही है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो ml की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो कैसा हो गया, +1/2। तो देखिए आप, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस मिल गया। शेल कौन सी है, थर्ड। सब शेल कौन सी है, डी सब शेल है, और बाई डी सब शेल का कौन सा ऑर्बिटल है वो पता चल गया, और उसका स्पिन क्या है वो पता चल गया। अब मैं आपसे रिवर्स केस डिस्कस कर रहा हूं। एन की वैल्यू दे दी आपको 4, और एल की वैल्यू आपको दे दी 2, और आपको ml की वैल्यू दे दी 0, और ms आपको दे दिया -12, ms आपको दे दिया -12, ठीक है। अब अगर आप ये सीख पाएंगे तो आपकी अभी तक की मेहनत कामयाब होगी। देखो फोर्थ शेल है L2, sp_d आ गया आपका, फोर्थ d आ गया, और ml का मतलब बच्चों निकालना पड़ेगा, हमें बना के देखना पड़ेगा ना। इस तरह से कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई डी में, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, 5 वैल्यूज होती ना। तो 5 ऑर्बिटल कैसे हो गए, 1 2 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, इस तरह से, राइट। अब आप देख लो भाई आपके कौन से इलेक्ट्रॉन, -12, ml की वैल्यू 0, तो -2 इसके लिए है, -1 इसके लिए है, 0 इसके लिए है, +1 इसके लिए है, और +2 इसके लिए। 5 वैल्यूज होती हैं, और ml कौन सी वाली हो रही है, 0, यानी कि इस वाले ऑर्बिटल की बात हो रही है। और -12, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉक, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज, फोर्थ क्लॉकवाइज, फिफ्थ क्लॉकवाइज, सिक्स्थ एंटी क्लॉक, सेवेंथ एंटी क्लॉक, और 8th एंटी क्लॉक। इसके बारे में बात हो रही है, 8th इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, जिसके लिए ml की वैल्यू 0 है और ms कैसा, -12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4d8 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ गया, 2, l कितना आ गया, 1, ml कितना दे दिया, -1, और यहाँ दे दिया +12, इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है कैसे लगा रहे हैं आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2, सबशेल कौन सी हो गई, p सबशेल हो गई, 1 से पता चल रहा है p, और
वैल्यू कितनी राइट करेगी, -1 0 +1, जो एल की वैल्यू एमएल की वैल्यू कितनी रहती है -L2 + L, एल कितना है 1, तो -1 0 +1, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है +½ तो भाई देखो ये वाली बात हो रही है, इस ऑर्बिटल की बात हो रही है, पहला इलेक्ट्रॉन है देखो +½ कितना आ गया 3p1। इस तरह से हमारे पास शेल पता चल गई, सब शेल पता चल गई, कौन सा ऑर्बिटल है ये पता चल गया, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है वो हमें पता चल जाएगा, राइट। इस तरह से हम कंप्लीट एड्रेस इलेक्ट्रॉन का निकाल पा रहे हैं, कौन सी शेल है, कौन सी सब शेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ये जो हम क्वांटम नंबर डिस्कस कर रहे हैं ये एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हम एक ही एटम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हिच सेज no two electrons in an atom can have similar values of all four quantum numbers। किसी भी एक एटम के अंदर सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज जो है वो सेम नहीं हो सकती। अगर सेम हो जाएगी तो एड्रेस कैसा हो जाएगा, सेम। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इन एन एटम, किसी भी एक एटम के अंदर जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकती। इसको मैं आपको इस एग्जांपल से देखो समझाता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया हमने हीलियम का। अच्छा, ये जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना बच्चों, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहां तो कोई लड़ाई है नहीं किसका एड्रेस क्या होना है। तो ये जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका इसी क्या लिखते थे आप 1s2, तो देखो 1s1 और 1s2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू इसके लिए 1, इसके लिए भी 1, l की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, ml की वैल्यू इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ms क्या लिखोगे +r, और इसके लिए कैसे लिखोगे आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो ऐसे ना कि s, सॉरी ये आपके पास s सबशेल की बात चल रही है ना, s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना बच्चों, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ और सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसके लिए -½ आई होप आप सभी को क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एटम के अंदर कहां पर